साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, जिसके क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो एपीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीपी का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो। उत्तर प्रदेश के जो सवाल हैं प्लस भारत के संबंध में जो बेहतर सवाल हैं वो सब आपको इन क्लासों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जो हैं जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और अपने नोट्स बनाइए, ठीक, और इन सब चीज़ों को अपना तैयार रखिए। और देखो, आने वाला दौर आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, आपके सामने सरेंडर कर देगा। ठीक है, आने वाला दौर आपका दौर होगा। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमने जो है बेटा, देखिए, हमने जो है बात करी थी कल हर्षवर्धन के बारे में, और हमने बताया था कि किस तरीके से हर्षवर्धन समस्याओं का सामना करता हुआ एक महान सम्राट के रूप में भारत में स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद हर्षवर्धन चूंकि अपने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए पुष्यभूति वंश में ज़्यादा लंबी टेल नहीं चल पाई, ज़्यादा कोई बेहतर प्रतापी राजा नहीं मिल पाया। और उसके बाद जो है लगभग पुष्यभूति वंश जो है वो ख़त्म हो गया। बीच में कन्नौज में एक नाम सुनने के लिए आया, यशोवर्मन। क्या नाम सुनने के लिए आया? यशोवर्मन। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का राजा कौन बना? सवाल याद रखना, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का राजा कौन बना? यशोवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विष्णुवर्धन, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो वो था यशोवर्मन। यशोवर्मन के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि वो किस वंश का था। हाँ, मोखरी वंश के लोग भी नाम के पीछे बर्मन लगाते थे, जैसे कि ईशान बर्मन, जैसे कि गिरह बर्मन। तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि मोखरी वंश के लोग हों, क्योंकि मोखरी वंश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर्षवर्धन के जो वो बहनोई थे या जहाँ राजश्री की शादी हुई थी वो गिरह बर्मन थे, और गिरह बर्मन की हत्या हो गई और उनके कोई संतान भी नहीं थी, है ना। तो हर्षवर्धन ने आके कन्नौज की राजधानी को संभाला और कन्नौज से शासन किया। हर्षवर्धन के बाद जो है वो बताया जाता है कि यशोवर्मन राजा बने थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो बर्मन थे, मोखरी वंश के थे, कुछ का मानना है कि वो कोई और थे। तो हमें इससे ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हम इतिहास को कुरेदने तो भैया बैठे नहीं है। हम इतिहास के वो सवाल ढूंढना चाहते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो ये जो यशोवर्मन है, पहली बात तो देखो इनके बारे में, है ना, यह हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का राजा बना। कन्नौज का राजा बना। तो हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का जो बड़ा राजा बना उसका नाम क्या था? यशोवर्मन। यशोवर्मन की राजधानी क्या थी? तो चूंकि कन्नौज का राजा बेटा, तो राजधानी कहाँ होनी चाहिए? राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज ही इसकी राजधानी थी। ठीक है, कन्नौज इसकी राजधानी थी। यशोवर्मन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। चूंकि कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, इसलिए सवाल यूपीपी के हिसाब से है या यूपी के बाकी एग्जामों के हिसाब से बहुत अच्छा है। पूछ लेंगे यशोवर्मन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में। अब देखिए बेटा, तीसरा एक क्वेश्चन बनेगा कि इसके दरबारी कवि हैं। एक दरबारी कवि है, यशोवर्मन के दरबार में रहने वाले कवि है वाकपति। वाकपति, जो वाकपति हैं वो एक किताब लिखते हैं
वो एक किताब लिखते हैं, वो एक पुस्तक लिखते हैं और उस किताब में जानकारी मिलती है इसके समय की। किताब का नाम है गौड़ बहो। कौन सी पुस्तक लिखते हैं? तो पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है गौड़ बहो। गौड़ बहो जो है उनकी पुस्तक का नाम है। तो देखो यहाँ से दो सवाल आपको याद रखने हैं, केवल दो। देखिए, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का राजा कौन बना? तो नाम है उनका यशोवर्मन। दूसरा सवाल, यशोवर्मन की राजधानी क्या थी? तो वो थी बेटा कन्नौज। तीसरा सवाल, यशोवर्मन का दरबारी कवि कौन था? वाकपति। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, अब क्या होता है कि जो वाकपति थे या ये जो यशोवर्मन थे, उनके मरने के बाद कन्नौज का कोई बड़ा बारिश नहीं बचा। कन्नौज में शासन करने वाली कोई महाशक्ति नहीं बची। ऐसे में आसपास के जो राजा थे उन्होंने कन्नौज पर हमले करे और कन्नौज को अपना राज्य बनाने की कोशिश करी। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? त्रिपक्षीय युद्ध। तो कन्नौज को लेकर, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश के एग्जामों में भी और भारत के एग्जामों में भी काफ़ी पॉपुलर है। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। तो एक सवाल तो यह है कि बताइए किसको लेकर तीन पक्षों के बीच में टकराव हुआ था? तो वो था कन्नौज। ऑप्शन में आएगा कि बताइए किस क्षेत्र को लेकर तीन राजाओं के, तीन राजवंशों के बीच में लड़ाई हुई थी? कन्नौज था, मथुरा था, बुंदेलखंड का था, महोबा था, या मान लो बनारस था। तो वो था बेटा कन्नौज। और ये कन्नौज के बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध जो था वो लगभग 200 वर्षों तक चला। 200 वर्षों तक चला। 200 वर्षों का मतलब क्या है कि तीन खानदान, तीन राजवंश कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए कन्नौज को हड़पना चाहते थे। हालांकि वो कन्नौज के वास्तविक मालिक नहीं थे, लेकिन कन्नौज पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो तीन राजवंशों में रह रहकर समय समय पर जंगें चलती रही, समय समय पर उनके बीच में लड़ाई होती रही। ये कितने राजवंशों के बीच में लड़ाई हुई थी बेटा? त्रिपक्षीय। तो तीन वंश कौन कौन से थे? एक आता है पाल वंश। पाल वंश वही इसका गोपाल, धर्मपाल ये राजा हुए थे, तो पाल वंश के बीच में लड़ाई थी। दूसरा था राष्ट्रकूट वंश। दंती दुर्ग वगैरह का नाम सुना होगा आपने इतिहास में, तो राष्ट्रकूट वंश। और एक था तीसरा राजवंश, कौन सा था? कन्नौज को लेकर जो जंग चली थी, युद्ध हुआ था, उसमें एक नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। तो कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें तीन वंश जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था। कभी पाल वंश के राजाओं ने राष्ट्रकूटों को हराया, कभी राष्ट्रकूट ने प्रतिहारों को हराया, कभी प्रतिहारों ने पाल वालों को हराया। ये आपस में 200 वर्षों तक ये लड़ते रहे। आखिर में डिसीजन ये हुआ कि जो कन्नौज है उस पर गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिकार हो गया। तो ये सवाल एक तो ये पूछा जाता है भैया, पेपर के लिए बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जो 200 वर्षों तक चला लगभग, तो उसमें किस राजवंश ने हिस्सा नहीं लिया है? कौन सा राजवंश उसमें शामिल नहीं था? पाल वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, है ना, या चंदेल? तो चंदेल शामिल नहीं थे। यह सवाल ऐसे पूछ लेगा कि कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें अंततः किसकी जीत हुई थी, मतलब लास्ट में कौन जीता था? तो लास्ट में जीता था बेटा गुर्जर प्रतिहार। तो अंत में इनकी जीत हुई। इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि गुर्जर प्रतिहार के हाथों में कन्नौज चला गया। कन्नौज के मालिक कौन बन गए? गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग।
गुर्जर प्रतिहार वंश में थोड़ा सा और आगे चलें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था राज्यपाल। ये सवाल याद रखना, राज्यपाल। इस राज्यपाल के समय में 1018 या 1019 के आसपास महमूद गजनबी ने हमला किया था कन्नौज के ऊपर। इसलिए सवाल जरूर याद रख लें, एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ लेगा कि महमूद गजनबी ने कन्नौज पर जब हमला किया था तो कन्नौज का राजा कौन था। तो राज्यपाल वो किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, तो देखो इसके समय में कन्नौज को लेकर या ऐसे कहें इसके समय में कन्नौज पर 1018 से 1019 के बीच में 1018 या 19 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। तो सवाल ये है बेटा कि कन्नौज पर महमूद गजनबी ने कब आक्रमण करा है? तो 1018 या 1019 के बीच। दूसरा सवाल ये कि जब कन्नौज पर महमूद गजनबी का हमला हुआ है, आक्रमण हुआ है, उस समय कन्नौज का राजा कौन था? तो कन्नौज का राजा था राज्यपाल। किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का था। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, तो बताइए बेटा उसमें किस किस राजवंश ने भाग लिया था? तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। अच्छा, कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो जीत हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। फाइनली गुर्जर प्रतिहार जीत गए। जैसा आपने देखा होगा क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला होती है, तो त्रिकोणीय में सब आपस में लड़ते हैं, सबके मैच आपस में होते हैं, फाइनली एक टीम जो है वो फाइनल जीतती है। तो ऐसा ही गुर्जर प्रतिहार जो है इस जंग को जीत गए थे। लगभग 200 वर्षों तक ये लड़ाई चली। ठीक है, 200 वर्षों तक। चलिए अब मैं आपको कुछ राजवंश हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा इसी के बारे में। देखो एक राजवंश हुआ है जिसका नाम है गहलवाड़ वंश। गहलवाड़ वंश एक तो ये हो गए। एक राजवंश है जिसका नाम है चंदेल राजवंश। ये छोटे छोटे यूपी में। और एक आपको मिलेगा चौहान वंश। पहले मैं आपको बताता हूं ये जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बेटा नन्नूक। क्या नाम था? नन्नूक। चंदेल वंश की जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, उसका नाम आता बेटा, उसका नाम है खजुराहो। एमपी में है। कन्नौज की दूसरी राजधानी बनी फिर बाद में कालिंजर। तो खजुराहो के बाद कालिंजर को भी राजधानी बनाया गया। कालिंजर बांदा जिले में, यूपी में। और उसके बाद में राजधानी के रूप में इस्तेमाल हुआ महोबा का। ठीक है, दूसरा सवाल सुनिए यहीं से। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नूक है, राजधानी खजुराहो थी, बाद में कालिंजर हो गई, फिर महोबा राजधानी हो गई। महोबा और कालिंजर जो है वो यूपी में है, कालिंजर जो है वो बांदा जिले में पड़ता है। अब उसके बाद में देखिए ये जो चंदेल वंश है, इस चंदेल वंश का कई सारे चंदेल वंश में राजा हुए।
राजा विद्याधर हुआ, राजा धंग हुआ, ठीक है, बड़े प्रतापी राजा हुए। तो जब साम्राज्य सिमटने लगा तो चंदेल वंश का आखिरी राजा हुआ, अंतिम राजा। चंदेल वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम है राजा परमार। अंतिम राजा जो है उसका नाम है राजा परमार, या बेटा उसी को कहते हैं परमार्दी देव। क्या नाम है? परमार्दी देव, करेक्ट। इसकी जो राजधानी है राजा परमार की, वो राजा परमार की राजधानी है बेटा, राजा परमार की राजधानी है महोबा। और महोबा को कहा जाता था उस जमाने में जेजाक, भुक्ति, या इसी को कहते थे जहोटी, इसी को बोला गया है जुझोटी, जुझोटी, ये सब इसी के नाम है, और महोबा के या बुंदेलखंड के, है ना। और ये जो नामकरण पड़ा है, ये चंदेल वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था राजा जेजा, या उसी को बेटा बोलते थे, राजा जेजा को हम बोलते थे राजा जेजा, या उसी को कहते थे जय शक्ति, राजा जय शक्ति। तो राजा जय शक्ति या राजा जेजा के नाम पर महोबा को या बुंदेलखंड को क्या बोला गया है? जेजाक भुक्ति। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में सवाल आया है। तो कोई पूछने लगा आपसे कि जेजाक भुक्ति किसे कहा जाता था, तो या तो कह दो महोबा या बुंदेलखंड। तो महोबा या बुंदेलखंड को हम जेजाक भुक्ति या जहोटी या जुझोती कहते हैं। महोबा को, महोबा ऑप्शन में ना हो तो बुंदेलखंड आप लगा सकते हैं। देखिए, जो राजा परमार थे, राजा परमार का जो सेनापति, दो वीर सेनापति जिनके नाम थे आल्हा और उदल, आल्हा उदल, दो भाई, ठीक है। और राजा परमार का दरबारी कवि, दरबारी कवि, उनका नाम था जगनिक, जिसको जग्गा भाट कहते थे, जगनिक या जग्गा भाट, ठीक है। और इस जगनिक ने एक पुस्तक लिखी वीर रस में, जिसका नाम था बेटा परमार रासो, परमार रासो, या इसी को बेटा बोलते थे हम, हाँ, आला खंड, आला खंड, इसी को आला खंड कहते थे। तो ये जो थे वो चंदेल के रहने वाले थे, महोबा के रहने वाले थे। ये आला और उदल सेनापति हैं, दरबार में रहते हैं, दरबारी कवि हैं जगनी की एक जग्गा भाट। पुस्तक का नाम है परमार रासो या आला खंड, ठीक है। तो ये चंदेल वंश का शॉर्ट कट है ये, और यूपी के लिए यहाँ वाली जो बात है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, यूपी के लिए। कहानी बताएंगे राजवंशों की, किस तरीके से टकराव हुआ है उनके बारे में भी। देखिए, अब सवाल आता है जो गहलवाड़ वंश है, तो चंद्रदेव जो था वो गहलवाड़ वंश का संस्थापक था। तो कोई सवाल तुमसे पूछेगा कि चंदेल वंश, गहलवाड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो गहलवाड़ वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। क्या नाम था उसका? चंद्रदेव। तो गहलवाड़ वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रदेव। राजा चंद्रदेव की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। इसी गहलवाड़ वंश का आगे चलने के बाद में अंतिम राजा हुआ
अंतिम राजा हुआ, उस राजा का नाम था जयचंद। राजा का नाम क्या था? जयचंद। राजा जयचंद की जो राजधानी थी, कैपिटल, वो थी बेटा कन्नौज। तो राजा जयचंद किस राजवंश का था? गहलवाड़ वंश का राजा था। उसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। अभी कहानी बताएंगे, आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि कहानियां जो होती हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एग्जामिनर कहानियों से अलग सवाल बनाते हैं। इसलिए पहला आप सवाल पढ़ो, कहानी बाद में देखेंगे हम, ठीक है। जो राजा जयचंद है उनका एक दरबारी कवि है। राजा जयचंद का दरबारी कवि है जिसका नाम है भट्ट केदार। भट्ट केदार। और भट्ट केदार की एक रचना है। जो भट्ट केदार है वो किसका दरबारी कवि है? वो कन्नौज के राजा जयचंद का दरबारी कवि है भट्ट केदार। और उसकी एक रचना है जिसका नाम है जय चंद्र प्रकाश। जय चंद्र प्रकाश। थोड़ा देख लेना बेटा अपने हिसाब से। जय चंद्र प्रकाश, ये उसकी एक रचना है। आपने एक बात भी सुनी होगी कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। किसका? चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तो 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ है बेटा, वो किस किस के बीच में हुआ है? और चंदावर पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में चंदावर कहाँ है? तो देखो, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये जो चंदावर का युद्ध हुआ है, देखो मैं इधर लिख के देता हूँ, इधर जगह कम है तो हाँ, ये लिखना आपको किस में है? गहलवाड़ वंश में। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ है? तो बेटा ये हुआ 1194 में। चंदावर पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है फिरोजाबाद जिला। फिरोजाबाद जिले में पड़ता है चंदावर। और ये चंदावर की लड़ाई जो हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुई थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। तो ये चंदावर का युद्ध हुआ था। जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, जयचंद की हार हो गई थी और युद्ध हुआ था किसके बीच में? दूसरा था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और इसी के बाद जो है ये कन्नौज का जो हिस्सा था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों का मालिक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। और ये सब हिस्से जो थे वो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गए, है ना। चाहे वो महोबा का हिस्सा हो, चाहे वो दिल्ली का हिस्सा हो, चाहे वो कन्नौज का हिस्सा हो, ठीक है। अब चलिए थोड़ी कहानी की बात करना चाह रहे हैं हम, कि चीज़ आपको सीक्वेंस में कुछ समझ में आए। ये महोबा है, और महोबा पे जो राजवंश काम कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, वो चंदेल है, चंदेल वंश। ये कन्नौज है, और कन्नौज पर जो शासन करने वाली शक्ति है, जो वंश है, वो गहलवाड़ है, गहलवाड़। और बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये अजमेर से लेकर दिल्ली तक जो शासन है, दिल्ली तक जो शासन है वो चौहान वंश का है। और यहाँ का जो किंग मतलब राजा है, चौहान वंश दिल्ली का जो राजा है वो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, यही से कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है
जिसका नाम है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने एक किताब लिखी है बेटा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कन्नौज का जो राजा है वो है जयचंद। और महोबा का वैसे जो राजा है, महोबा का जो वैसे राजा है उसका नाम है बेटा राजा परमार। परमारदी देव या राजा परमार। और इसके सेनापति का नाम है आला। अब क्या है, ये तीनों जो हैं वो राजपूत हैं, तीनों क्षत्रिय हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं है किसी भी मामले में। इनमें सबसे देखा जाए, एक संयोग देखा जाए तो महोबा जो है उसके पास में आला और उदल जैसे वीर योद्धा हैं। तो कन्नौज भी अपने आप में एक शक्तिशाली है। कन्नौज की और पृथ्वीराज चौहान की आपस में जो है वो लड़ाई है। लड़ाई का रीजन क्या है? लड़ाई का रीजन होता है, देखिए लड़ाई का रीजन है कि जो कन्नौज था उसके जो राजा जयचंद हैं उनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण जो है पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री का अपहरण कर लिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में शत्रुता हो गई। ठीक है, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में शत्रुता हो गई। अब क्या होता, देखिए अब क्या होता है, ये जो दिल्ली है और महोबा है, पहले दिल्ली और महोबा के बीच में संघर्ष होता है। आला उदल पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, लेकिन वो युद्ध जो है वो जीत नहीं पाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं आला उदल। हालांकि बहुत बड़े योद्धा हैं, वो बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने लड़े हैं, जो युद्ध लड़े उन्होंने फतेह किए हैं, लेकिन इस बार जो है वो युद्ध हार जाते हैं और महोबा जो है उसकी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। महोबा जो है, चंदेल वंश जो है वो ख़त्म हो जाता। उसके बाद में आपको पता होगा कि ये जो दिल्ली है जिसका पृथ्वीराज चौहान जो है वो मालिक था, अजमेर जिसकी राजधानी थी, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी, तो दिल्ली उसी के अधीन आती थी। तो जो मोहम्मद गोरी है उसने तराइन का पहला युद्ध लड़ा। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। किसका? हार का सामना करना पड़ा। और इस तरीके से जो दिल्ली थी उस पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी ने, अब देखो दिल्ली तक कब्जा हो गया तो ये सब क्षेत्र जो था वो किसके अंडर में आ गया? मोहम्मद गोरी के। अब जो मोहम्मद गोरी था उसने 1194 में कहाँ हमला करा? कन्नौज पर, और कन्नौज के राजा जयचंद को भी उसने परास्त कर दिया। तो जो मोहम्मद गोरी है वो पहला जो युद्ध हारता, बाद में युद्ध जीत जाता है। तो जो चौथी शक्ति निकल कर आती है मोहम्मद गोरी के रूप में, मोहम्मद गोरी के रूप में जो चौथी शक्ति निकल कर आती है, वो चौथी शक्ति जो है इस पूरे हिस्से पर काम करती है, पूरे हिस्से पर शासन करती है। और इस तरीके से भारत में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में अधिकार हो जाता है गोरी का। और अपने विजित प्रदेशों का मालिक जो है गोरी बना देता अपने गुलाम को, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत में नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, और वंश शुरू होता है गुलाम वंश। ठीक है, तो बेटा ये कहानी और ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये जो कहानियाँ हैं जो मैंने आपको बताई है, किस तरीके से ये चीज़ें ख़त्म हुई है और किस तरीके से भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई है, तो ये सवाल सब आपको एग्ज़ाम में जो है वो काम आएंगे। ठीक है, तो कल जो हम लोग करेंगे उसमें हम दिल्ली सल्तनत की बात शुरू करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का एंशियंट था जो है ना, आज ख़त्म हो गया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में आता है। ये जरूर याद रखें चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ था, किस ज़िले में है चंदावर, तो फिरोजाबाद में है, उत्तर प्रदेश के लिए। ये सवाल आपको याद रखने हैं कि महोबा किसकी राजधानी थी, महोबा को क्या कहा जाता था, ठीक है, किसका दरबारी कभी आला था, है ना, सेनापति आला था, जगनिक कौन था, परमार रासो का लेखक कौन है,
भट्ट केदार ने किसकी प्रशंसा में जयचंद प्रकाश को लिखा है? तो कन्नौज के राजा जयचंद के सम्मान में। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।